या नबी मेरे आँखों के तारे। আমার হৃদয় কাছে কাবা और नयन मदीना और गजब नयन भयो रामा, जुल्म भयो रे। नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज नाथ से शुरू हुए, बंगाल के उस मंच से सांसद महोदया के उस गीत को व्यालोक जी ने, लेकिन अंतिम लाइन सबसे सच है, गजब भयो रामा, जुलुम भयो। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल नतीजे आ गए। कहीं सरकार रिपीट हुई यानी असम में, तो तमिलनाडु में पलटा हो गया। पलटा केरलम में भी हुआ, लेकिन सबकी निगाहें बंगाल पर थी। और बंगाल क्यों, ये हमने कितनी बार दोहराया कि बंगाल का चुनाव महज एक विधानसभा चुनाव नहीं था। तो चलिए साहब, चुनाव हो गया, ऐतिहासिक जीत हो गई, तमाम बातें। कल के लाइव में आप सब साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत वाली थाली आज नात या कव्वाली के साथ व्यालोक जी के सामने प्रस्तुत है या पेश है, ये तो डिसाइड आप करेंगे व्यालोक जी। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको नमस्ते। जय जय सिया राम। बहुत बहुत या बधाई हो। नबी मेरे आंखों के तारे न रहे हमारे, और आपने आंखें और दिल, और उसके बाद अंतिम जो ध्रुव सत्य है, गजब हो गया रामा, जुलूम हो गया रे। महुआ मोइत्रा का एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने बंगाल में राजनीतिक हिंसा को बंगाल का राजनीतिक कल्चर बताया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के तमाम नेता लगातार ये कहते रहे कि साहब देखिए, नतीजे जो भी हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बंगाल का यही चरित्र है राजनीतिक, तो फिर महुआ उसी वीडियो में ये कहती हैं कि क्या भाजपा, क्या तृणमूल, क्या कांग्रेस या कोई आ जाए, बंगाल का ये सांस्कृतिक राजनीतिक चरित्र है। तो मुझे लगता है कि इसे बहुत ज्यादा होली की तरह बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन लेकिन हम किसी तरह की हिंसा को प्रमोट नहीं करते, और खुद भारतीय जनता पार्टी इसको प्रमोट नहीं करती। तो साहब, चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, परिणाम आ गया। अब मामला होता है कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर जरा बात करते हैं। और व्यालोक जी डिटेल करेंगे कि साहब कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर भाजपा दांव लगा सकती है, कौन सा घोषित अघोषित चेहरा है जिसको हम सबने देखा और हम सारे लोगों के मन में वो एक चेहरा लगातार घूम रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गच्चे भी बहुत देती है साहब, कहती है उत्तर देखो, उत्तर देखो, और दक्षिण दिशा से कोई आ जाता है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, फिर कुछ नामों पर विचार तो किया ही जाए। हालांकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सारे नाम हम दिखाएं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो नाम चर्चा में होते हैं वो सारे नाम छट जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग यही काम करेंगे, लेकिन शुरुआत तो करते हैं जी। सर, भाजपा के बारे में कोई भी सूत्रों से जानकारी देना खतरे से खाली नहीं है। ये पिछले 12 वर्षों में कई बार, अगणित बार तय हो चुका है, और हम लोग उन थेथरों में शामिल नहीं हैं जो कई बार पिटाई खाएं, थप्पड़ खाएं और उसके बाद कह दें कि नहीं, हमने दावा किया। हालांकि पीठ खुजाने का अवसर है। प्रारब्ध ने कई बार कहा कि भाजपा बाजे गाजे के साथ आ रही है। हमारा डर था कि 200 सीटें ना आ जाएं, 200 को पार कर गई भाजपा। तो ये हम लोग अपनी पीठ भी थपथपा सकते हैं, लेकिन ये सब हम लोग करते नहीं। भाजपा ने केवल एक अभी हालिया बिहार में उस चेहरे को तवज्जो दी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, और वो चेहरा सम्राट चौधरी का था। इसके अलावा आप राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो अचानक से बियाबान से एक ऐसा चेहरा लाए हैं वो, जिसके बारे में कहीं कोई हवा तक नहीं थी। लेकिन एक दो वाक्य राजनीतिक हिंसा पर भाजपा की दो खूबी मैं मानता हूं, और ये भाजपा ने कई बार वर्षों से साबित किया है। पहली खूबी, यह गठबंधन के साथियों को धोखा नहीं देती। गठबंधन में यह बड़ी पार्टी होकर भी छोटी पार्टियों को पूरा सम्मान और पूरा स्नेह देती है। और दूसरे, राजनीतिक हिंसा में इस हाथ पैर कमजोर है।
अब ये अच्छी बात है बुरी बात है ये मैं फैसला दर्शकों पर छोड़ता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक तो कहते हैं कि भाजपा वाले छोड़ देते हैं, भाजपा वाले बदला नहीं लेते वगैरह वगैरह। बिहार में प्रचंड जीत हुई, लेकिन भाजपा ने पूरा संयम बरता, जदयू ने संयम बरता, मध्य प्रदेश में संयम बरता और बंगाल में भी संयम बरता। आप देखिए रिजल्ट आए 12 घंटे हो चुके हैं। आप याद कीजिए 2021 हिंसा शुरू हो चुकी थी, मारपीट ही नहीं हत्याएं तक शुरू हो चुकी थी, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। अब जरा 4 चेहरे हैं मेरे पास जो मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर बताऊंगा, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये दोनों जो मैं जरा वो चेहरे लगा भी देता हूँ। आपने लगा भी दिए, और पता नहीं दर्शकों में आपको एक खुलासा करके बताऊं कि मेरी और अवनीश जी की कोई बात नहीं हुई थी, और ये चारों चेहरे इन्होंने वही लगाए हैं जो मैं अभी आगे बताने जा रहा था। कमाल की बात है, और सीरियसली बता रहा हूं कि इससे पहले कोई चर्चा नहीं, इन्होंने तो मुझे विषय भी नहीं बताया था, अचानक से कहा कि एक वीडियो करना है। और लेकिन खैर, इसमें सबसे पहला नाम तो लोग जो ले रहे हैं या जो इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो शुभेंदु अधिकारी की है। शुभेंदु अधिकारी के साथ सारे प्लस पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो दूसरी पार्टी से आए हैं, भाजपा के मूल नहीं है, मूलतः भाजपा के या संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। लेकिन वैसा अगर देखेंगे तो अभी कम से कम 4 या 5 नाम तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री हैं, इनकम्बेंट मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, और वो नहीं है। जो एक नाम मैंने लिया सम्राट चौधरी, वो भी पहले राजद में थे, फिर जेडीयू में थे, फिर भाजपा में आए। और भाजपा की वॉशिंग मशीन ऐसी है कि वो जब धुलती है तो कपड़े का चरित्र ही बदल देती है। तो सम्राट चौधरी का भी चरित्र बदल चुका है। इसके अलावा जो फायर ब्रांड हिमंत विश्व शर्मा है, वो भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले हैं। और इस तरह से 2-4 और नाम भी हैं, आप लोग चाहेंगे तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी बंगाल की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने हेड ऑन कोलिजन किया ममता बनर्जी के गुंडाराज से, सड़कों पर नजर आए। कल जब जीत हुई उसके बाद का जो उनका बयान है वह भी उनको फ्रंट रनर घोषित कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह हिंदुत्व की जीत है, मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दिया, एकदम कैटेगरिकली कहा। मतलब वो उस पांत में आके खड़े हो गए हैं जहां पर असम के मुख्यमंत्री खड़े होते हैं। अब उनके साथ जो एकमात्र निगेटिव पॉइंट है, वो निगेटिव पॉइंट ये है कि वो संघ या भाजपा की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, लेकिन वह अब कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने संगठन को मजबूत किया, सड़क पर रहे। जो बंगाल की जनता चाहती है कि एक जुझारू, और बंगाली लोगों को ये पसंद है कि वो, अब ये शब्द आपको पसंद ना आए या आए मुझे नहीं पता, वो स्ट्रीट फाइटर की इमेज वाला नेता चाहते हैं कि नेता खड़ा हो जाए, अगर कोई भी दिक्कत है तो वो झंडा लेके खड़ा हो जाए। अगर मुझे कोई दिक्कत है हम लोगों को, आप कई वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें जीते हुए विधायक भाजपा के जब जा रहे हैं तो महिलाएं रो रही हैं, गले से लग रही हैं, और वो बाकायदा कह रहे हैं कि हिसाब होवे, प्रधानमंत्री ने कहा है, बंगाली में वो बोल रहे हैं। अब इतनी की वीडियोज हैं कि हर एक का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं बाकायदा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था हिसाब होगा। तो बंगाल की जनता इस तरह से चाहती है, उसका ये राजनीतिक फ्लेवर है, उसका ये राजनीतिक चरित्र है। बाकी स्टेट्स के जैसे अलग अलग चरित्र हैं, तमिलनाडु का जैसे चरित्र है कि वह फिल्मी सितारों में अपने मसीहा को ढूंढती है। अभी भी उसने जो पलटी भी मारी है तो उसने जोसेफ को अपना नेता बनाया है, रहनुमा बनाया है, और एमजीआर से लेके करुणानिधि से लेके जयललिता से लेके अभी तक वहां पर फिल्मी सितारे ही आते रहे हैं। तो वो एक फ्लेवर है बंगाल का। लेकिन मैं अब दूसरे जो 2 महिला नेत्रियों की तस्वीर आपने दिखाई, उन पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी नारी वंदन अधिनियम गिर गया और इसको भी मुद्दा बनाया भाजपा ने। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर विरोध में स्त्रियां उतरी,
और हर एक राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए। भाजपा इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने भी जा रही है और इसने बनाया भी है। अग्निमित्रा पॉल मेरी व्यक्तिगत पसंद हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूपा गांगुली एक दूसरे नाम है, क्योंकि रूपा गांगुली की बड़ी छवि है, इमेज है, लार्जर देन लाइफ तो नहीं, लेकिन आसानी से जानी पहचानी ये हैं। उन्होंने जो राजनीतिक अपना अनुभव भी। के बाद से, उनके साथ नेगेटिव पॉइंट क्या है कि संगठन में उतनी मजबूत पकड़ नहीं है और वो इतनी सक्रिय नहीं दिखती हैं जितना होना चाहिए। हालांकि फायर ब्रांड नेत्री हैं, उनके भी भाषण आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंगाली शेरनी दहाड़ रही है। और अग्निमित्रा पॉल के साथ ये खासियत है कि वो संगठन से आई हैं। अभी भी वो मैं अगर गलत नहीं हूं तो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बंगाल के कोने कोने में शायद वैसी रीच ना हो जो रूपा गांगुली की एक अभिनेत्री होने के नाते हो। और बंगाल में भी थोड़ा सा ये अगर उसको टॉलीवुड कहते हैं तो टॉलीवुड की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहता है। वहां भी अभिनेता अभिनेत्री जो हैं वो राजनीति में आते रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने शुरुआत की तो वो शायनी घोष भी अभिनेत्री ही थी, और जिन्होंने दावा किया कि सेकेंड फेज में मतलब हमने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि सायनी घोष बनाम योगी आदित्यनाथ का चुनाव हो गया था। तो एक तरह से उन्होंने चुनावी लहर को अपनी तरफ से मोड़ने की कोशिश तो की थी। तो रूपा गांगुली का पलड़ा मुझे लगता है अग्निमित्रा पॉल से ज्यादा भारी है। लेकिन फिर से वही बात कि संघ और भाजपा अगर संगठन को प्राथमिकता देंगे तो फिर इन दोनों का अगर हिसाब किताब किया गया तो फिर अग्निमित्रा पॉल को दिया जाएगा। और किसी महिला को मुख्यमंत्री की कमान देकर भाजपा एक बड़ा संकेत देगी और ममता बनर्जी की राजनीति को हमेशा के लिए जमीन में भी गाड़ देगी। इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने महिला कार्ड खूब खेला है और इसीलिए भाजपा हो सकता है कि इन दोनों में से ले आए। एक आखिरी नाम जो मैंने सबसे आखिर में है और मेरी प्राथमिकता के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से यही है, यानी पहला नंबर पर प्रत्याशी नंबर 1 शुभेंदु अधिकारी, प्रत्याशी नंबर 2 रूपा गांगुली, प्रत्याशी नंबर 3 अग्निमित्रा पॉल और चौथे नंबर पर हैं दिलीप घोष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बंगाल में तब उस टायरनी और आतंक का सामना किया जब वह उरूज पर था। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत किया। उनकी कोने कोने में पकड़ है। पृष्ठभूमि उनकी अपनी राजनीतिक दल और इससे आती है, संघ का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त है। तो हो सकता है कि अंतिम समय में संघ ये निर्णय ले ले, भाजपा ये निर्णय ले ले कि भाई हमें अपने प्रत्याशी को लाना है, और 3-4 जगहों पर हमने प्रयोग कर लिया है लेकिन बंगाल को ऐसी जगह नहीं सौंप सकते हैं। बंगाल के साथ एक सबसे बड़ी जो इन चारों प्रत्याशियों में सबसे बड़ा जो काम करेगा वो ये कि कौन सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर और हार्ड टास्क मास्टर है, क्योंकि बंगाल जो विरासत में मिला है, चुनौतियां बेशुमार हैं, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी उसको कम से कम 1 से 2 साल तो केवल स्थितियों को नियंत्रण में लाने में लगेगा। जी ठीक बात है। एक नाम और मुझे लगता है कि आपने उसको ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ा है, श्रमिक भट्टाचार्य। श्रमिक भट्टाचार्य हाँ, बड़ा कम लाइमलाइट में रहते हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक अगर ढांचे को देखें, उनके काम करने के तरीके को, तो ऐसे कई नायक हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, और पर्दे के पीछे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भले हम आप और आम जनता वो उनके फोटो और उनका बहुत ज्यादा वोकल होना न देख सके। तो श्रमिक भट्टाचार्य भी एक नाम है। आपने एक बात कही, और वहीं से अब जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बने कौन नहीं बने, निश्चित तौर पर ये तो पार्टी का अपना डिसीजन होगा, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आपने जो एक लास्ट लाइन छोड़ी ना, वहीं से एक बात होती है कि बंगाल का करना क्या है। बंगाल सामान्य राज्य आपने नहीं जीता है साहब, आपने एक ऐसा राज्य जीता है जो भारत तोड़ने की फैक्ट्री बनाया जा रहा था, जिस राज्य पर
केवल अंदर से खतरे नहीं, बाहर से भी खतरे। तो इसलिए वहां का एक सामरिक महत्व है, राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व है, और उसके साथ ही साथ विकास जो बर्बाद किया है बंगाल को, जो योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जो सड़कें से लेके क्या-क्या समस्याएं, इस पर लगातार बात होंगी और समस्याएं निकल के आएंगी और दिखाई जाएंगी आपको निश्चित तौर पर। तो एक ऐसा मिक्स बैग चाहिए जो कि आपने कहा कि हार्डलाइनर भी हो, और आपने जिस एजेंडे पर जीत हासिल की है, हिंदू सनातन सुरक्षा, बंगाल की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा। अच्छा, कुछ बातें तो बड़ी क्लियर हैं, बंगाली होगा, गृह मंत्री जी बोल चुके हैं। मांसाहारी होगा, अब गजब है भाई, चलिए हमारा ये संस्कृति है कि वहां के लिए महत्वपूर्ण है, वो होगा। महिला केवल ममता बनर्जी की राजनीति समाप्त करने के लिए एक ऐसा डिसीजन। और अब यहीं पर महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन कॉन्सेप्ट में इनका जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वाला जो एक तरीका है। तो क्या आप देख रहे हैं कि चलिए भाई एक हार्डलाइनर वो काम करे, क्योंकि मल्टीपल टास्क निकल के आएंगे, मल्टीपल तरीके से काम करना पड़ेगा, अलग अलग फ्लेवर से काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अगर किसी ने दिया है इस देश को, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। डिप्टी सीएम एक नहीं, दो दो, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश। तो इनकी प्राथमिकता में रहता है कि भाई ठीक है, ये काम फलाने करेंगे, ये काम फलाने करेंगे, ये काम फलाने करेंगे, और इस बात की धनी तो है, जिसको जहां काम पर लगाती है वो करती है। तो क्या एक ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या कि एक मुख्यमंत्री जो हार्डलाइनर हो, जो क्लियर हो, वो शुभेंदु हैं, मैं तो नाम लेके कहता हूं, और उसके साथ एक महिला डिप्टी सीएम, और एक सांगठनिक और दार्शनिक वैचारिक डिप्टी सीएम। नहीं, बंगाल में मुझे इसकी संभावना इसलिए नहीं लगती है क्योंकि बंगाल में अनपेक्षित जीत थोड़ी बहुत हुई है, और बंगाल में वैसा कोई पार्टी का अंदरूनी खींचतान अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे सतह पर। देखिए, डिप्टी सीएम अधिकतर बनाया जाता है, बिहार में अगर बनाया गया तो वो जेडीयू और बीजेपी के संतुलन के लिए बनाया गया। उत्तर प्रदेश में बनाया गया तो अब अंदर खाने की बातें बहुत सारी चलती हैं, लेकिन वो संतुलन के लिए बनाया गया कि भाई योगी आदित्यनाथ, मैंने इनका ही नाम नहीं लिया, वो भी मूलतः भाजपा और संघ की पृष्ठभूमि से नहीं। सबसे बड़ा नाम जो आज भाजपा का है नरेंद्र मोदी के बाद, वो भी बाहर से ही आयातित है। अगर भाजपाइयों को ये कह दीजिए तो वो गुस्साएंगे, हो सकता है, लेकिन ये सच है। तो योगी आदित्यनाथ को काउंटर बैलेंस करने के लिए दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मुझे बंगाल में ऐसी भावना नहीं लगती, और इसीलिए मैंने श्रमिक भट्टाचार्य जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि भद्रलोक की छवि है उनकी। भद्रलोक कोई मुद्दा अब बंगाल में नहीं रहा। भद्रलोक के साथ, ममता बनर्जी के साथ, ये भद्रलोक की जो छवि है ना, और ये दिस इज फॉर गुड कि भद्रलोक को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने सारा रायता फैलाया हुआ था। श्रमिक भट्टाचार्य आरएसएस का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, उस पृष्ठभूमि से आते हैं, बिल्कुल सांगठनिक व्यक्ति हैं, लेकिन अभी एक आक्रामक चेहरा चाहिए। आक्रामक, जो काम तो करे ही, उसकी बोली में भी आक्रामकता झलकनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जियोपॉलिटिकल खतरे भी हैं, आपके पास इंटरनल खतरे भी हैं, आपका पड़ोसी बांग्लादेश से बहुत बड़ा खतरा है, आपको घुसपैठियों को वापस भी करना है। तो इन तमाम चीजों को लेते हुए मैंने श्रमिक भट्टाचार्य की दावेदारी नहीं प्रस्तुत की थी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं दर्शकों श्रोताओं कि भाई भाजपा के बारे में कुछ भी कहना बड़ा ही खतरनाक होता है। ये केवल और केवल भाजपा जानती है, और कुछ लोग अगर ये कहते हैं तो उनसे मेरी बहुत ही असहमति है, बहुत तेज असहमति है कि केवल दो लोग जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर केवल दो लोग जानते हैं तो संघ भी जानता है, उनकी एक प्रक्रिया है उसके तहत। हाँ, इन दो लोगों की बात में वजन बहुत है। अगर ये कह देते हैं, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो उस बात को अमूमन काटा नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने तय कर दिया और हो गया। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा तो बाकायदा शपथ लेने चले जा रहे थे, तो फिर अचानक से योगी आदित्यनाथ कहां से आ गए, और उसके पीछे क्या खेल हुआ। उसी तरह बिहार में ये जान लीजिए कि सम्राट चौधरी कम से कम नरेंद्र मोदी की पसंद तो नहीं ही होंगे। उनके सारे
काम कलापों को देखते हुए। लेकिन राजनीति में नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भैया राजनीति में कब और कहां क्या क्या करना पड़ता है, कैसे संतुलन बिठाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने उनको भी अपना आशीर्वाद दिया है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं तुमसे खुन्नस रख रहा हूं और वैसे दे रहा हूं, नहीं, उन्होंने दिया है तो अपना आशीर्वाद दिया है और अब सरकार चल रही है, मजे से चल रही है। बंगाल में मुझे लगता है, मैंने जो 4 नाम लिए और श्रमिक भट्टाचार्य आपने एक 5वां नाम लिया, इन 5 के अलावा भी एक ऐसी संभावना हो सकती है कि अचानक से, जैसे एक सन्यासी हैं, उनका नाम अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है, वो बहुत हार्ड लाइनर है। याद नहीं आ रहा है। कई बार लोग उनमें योगी आदित्यनाथ खोजते हैं, बंगाल का योगी आदित्यनाथ। तो शुभेंदु के साथ ये फिर से वही कि इस बार चूंकि बिहार में भाजपा ने वही किया जो अमूमन चर्चा चल रही थी। सम्राट चौधरी का नाम बहुत दिनों से सर्कल में घूम रहा था। मैं बार बार, मैंने वहां मैं गलत सिद्ध हुआ, मैंने कहा था कि कोई ऐसा नाम लाएंगे जो बिल्कुल अनजाना होगा। अब हो सकता है कि 3 महीने बाद कुछ और हो सकता है कि बाद में कुछ चीजें हो, लेकिन मेरी गणना वहां गलत सिद्ध हुई। तो हो सकता है कि शुभेंदु ही बने, क्योंकि उनके साथ प्लस पॉइंट्स बहुत सारे हैं, निगेटिव पॉइंट केवल एक है, जो अब भाजपा में कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा में केवल एक मुद्दा है, राष्ट्र हित के लिए, राज्य के हित के लिए, और डबल इंजन सरकार, यानी केंद्र के साथ उसकी कॉम्पैटिबिलिटी कितनी है। तो केंद्र के साथ तो छोड़िए महाराज, योगी आदित्यनाथ को दंडवत करके उन्होंने तो पड़ोसी राज्यों और तमाम राज्यों के साथ भी अपनी कंपैटिबिलिटी दिखा दी है। और उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं, साफ साफ बोल दिया है कि योगी आदित्यनाथ वाली नीति चलेगी, बुलडोजर राज चलेगा, या फिर हिमंता की तरह यहाँ काम किया जाएगा। तो उनके इरादे साफ हैं। अब वही है कि भाजपा में कई बार ये भी होता है, जैसे हमारे घरों में होता है ना, मध्यवर्गीय घरों में, कि जो बच्चा ज्यादा बोल देता है उसको कहा जाता है कि अच्छा अभी तुम थोड़ा सा शांत रहो, दूसरे बच्चे को मौका दे देते हैं। तो एकमात्र नेगेटिव पॉइंट उनके साथ है, वरना शुभेंदु अधिकारी पूर्णतः योग्य हैं और मुझे लगता है कि सिर पर ताज उनके ही जाएगा। जी बिल्कुल सही। और आपने कहा कि घर का बड़ा बच्चा जब बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुभेंदु ने बोला। अगर भवानीपुर से भी लड़ाया नंदीग्राम के साथ साथ, तो ये संगठन का काम है और उन्हें 2 जगह तैनात किया, तो निश्चित तौर पर इसके संकेत हैं। और गृह मंत्री ने बोला भी कि मैंने शुभेंदु दास को बोला कि आपको भवानीपुर भी लड़ना है, वो तो केवल नंदीग्राम ही लड़ रहे थे। तो ये बताता है कि कई बार भाजपा चेहरा प्रमोट तो नहीं करती। मुझे बंगाल के बगल के राज्य असम की याद आती है। याद कीजिए, सर्वदानंद सोनोवाल के नेतृत्व में एक लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद असम में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार लाती है। सफलता से वो सरकार चलती है और उसके बाद आप आज की भाजपा की प्लानिंग देखिए। हेमंता विश्व शर्मा को वो गढ़ते हैं, गढ़ने के बाद बड़ा सॉफ्टली सर्वदानंद सोनोवाल केंद्र में जाते हैं और हेमंता विश्व शर्मा स्थापित होते हैं, काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्मेंस के आधार पर एक बार फिर जीत के आते हैं। ऐसे में कल जब मुझे सर्वदानंद सोनोवाल साहब के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर आई जिसमें हेमंता विश्व शर्मा जाते हैं उनके घर, स्नेह से चिपक के बच्चे या भाई की तरह कहिए, दोनों लिपटते हैं, उसके बाद बैठते हैं। तो ये होता है राष्ट्र प्रथम के साथ राज्य प्रथम और उसी के साथ साथ अपना विचार प्रथम। तो मुझे लगता है कि समस्याएं अपरंपार हैं दर्शकों। जीत के बाद अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तमाम राष्ट्रवादियों के पास भी अब वो जिम्मेदारी आ गई है कि सकारात्मक रूप से वेस्ट बंगाल की समस्याओं को पहचाने और वेस्ट बंगाल के उन तमाम मतदाताओं जिन्होंने अपने समस्या के निराकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये बहुमत दिया है, पार्टी के सामने भी अब चैलेंज है। वहां की आने वाली सरकार, उसके जितने मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री और साथ में दिल्ली के साथ भी ये चैलेंज है। हाँ, हम सभी राष्ट्रवादी ये जरूर चाहेंगे कि बंगाल की अब असली समस्याओं पर काम हो। तो पानी थिराएगा। हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड के कोई मेंबर तो है नहीं, लेकिन हमने गंभीरता से आपके सामने अब ये बात भी रखने का प्रयास किया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो साहब, शुरुआत जैसे भी हुई आज के इस वीडियो की, वो थोड़ा सा भाव भी बताता है। और कल मैराथन लगभग 11 घंटे प्रारब्ध लाइव रहा, 2 बार 9 से 3
और उसके बाद रात में 9 से 11 आप सभी ने बहुत स्नेह दिया। हमने भी, व्यालोक जी ने भी, चाहे वो स्टूडियो में बैठ के हो, चाहे बंगाल की धरती पर उतरने के बाद हो, हमें संतोष है, घमंड नहीं, अभिमान नहीं। हमें संतोष है कि हमारी नाक बिल्कुल सही थी, हम जमीन की महक को पकड़े, आपको लगातार बताते रहे। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।